बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की थर्ड डेफिनेशन पे, जो कि हमारे पास है मैथमेटिकल डेफिनेशन, और जिसको एक मज़ीद हम नाम दे सकते हैं कि ये एक्सियोमेटिक अप्रोच है। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस में दो डेफिनेशंस का जिक्र किया, प्रायोरी डेफिनेशन या जिसको क्लासिकल डेफिनेशन का नाम भी हमने दिया, और उसके बाद फिर हमने बात की पोस्टीरियर डेफिनेशन या जिसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का भी नाम दिया। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन पे, और मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने से पहले फर्स्ट टू डेफिनेशंस को ज़रा रिवाइज करते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। हमने प्रायोरी डेफिनेशन में बात की थी कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट अगर हो, उसकी टोटल आउटकम्स अगर आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, इक्वली लाइकली भी हैं और एग्जॉस्टिव आउटकम्स भी हैं, और उनको स्मॉल एन से हमने जाहिर कर दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को, और उसमें से अगर एम आउटकम्स फेवरेबल हैं फॉर ऑफ एनी इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m ओवर n के बराबर होगी। और फिर हमने बात कर ली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच की कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस रिपीट किया जाए और उसमें से m टाइम हमारा इवेंट a अक्कर हो जाए, यानी अगर टोटल रेपिटेशन को हमने स्मॉल n से जाहिर किया, उसमें से m टाइम हमारा इवेंट a अक्कर हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी m ओवर n। यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाहिर कर रही थी इस चीज़ को कि जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, उतनी ही ज़्यादा बेहतर प्रोबेबिलिटी हासिल होगी। अगर कम दफ़ा रिपीट करेंगे तो एज़ कंपेयर टू लार्ज नंबर ऑफ रेपिटेशन उसका आंसर फिर ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, उतना ही ज़्यादा बेहतर आंसर मिलेगा। तो लिहाजा क्योंकि अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस की बात इसमें की गई, इसलिए फिर तीसरा दौर आया, और उसमें फिर जो डेफिनेशन बनाई गई और बताई गई उसको हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन का नाम दिया, और इसको एक्सियोमेटिक अप्रोच भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस की जो बात कर दी गई है, शर्त है, ये मुमकिन नहीं है इसको पूरा करना, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर आप बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट करेंगे, जिस तरह एक कॉइन को अगर टास्क करने की बात की जाए कि हम फॉर एग्जांपल 80,000 टाइम रिपीट करते हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अंदाज जो है वो सेम रहे रिपीट करने का, कॉइन जो है वो ख़राब ना हो जाए गिर गिर के, और उसके बाद जिस सरफेस पे एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है वो सरफेस भी बिल्कुल ही ठीक रहे, उसमें भी कोई रद्दोबदल ना आए। तो लिहाजा हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हुए इंसान की अपनी जो मेंटल स्टेट है इसमें चेंज आता रहता है, तो लिहाजा तरीक़ाकार में चेंज आ जाता है। तो हमारे पास यूनिफॉर्म कंडीशंस को पूरा करना जो है ये एक नामुमकिन सी बात लगती है। इसी बात को फिर आगे लेके चले तीसरे दौर में मैथमेटिशियंस, और उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनाई, उन्होंने कहा कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बेस पे प्रोबेबिलिटी बतानी चाहिए, और एक सिंगल एक्सपेरिमेंट की बेस पे फिर प्रोबेबिलिटी किस तरह से आएगी और बिल्कुल सही आएगी। इनके मुताबिक हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफ एस, ये एन ब्रैकेट एस मीन एन ऑफ एस है, एन ऑफ एस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स, out of which m यानी n of a are favorable of an event a, then p of a equal to n of a over n of s। कि हमारे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, अगर उसके अंदर टोटल जो मौजूद आउटकम्स हैं हम उनको n of s से जाहिर कर दें, जिस तरह हमने फर्स्ट डेफिनेशन में n स्मॉल n से जाहिर कर दिया, तो बिल्कुल वही बात है, जस्ट नोटेशंस का डिफरेंस है। जो आमतौर पे मैथमेटिकल डेफिनेशंस में नोटेशंस यही यूज़ होती हैं, इसलिए हम n of a या n of s से जाहिर करते हैं ताकि समझना भी ज़रा आसान रहे। n जो है नंबर्स को जाहिर कर रहा है, नंबर्स ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, क्योंकि s जो है सैम्पल स्पेस को जाहिर कर रही है। तो अगर हमने a से इवेंट को जाहिर कर दिया, तो फिर n ऑफ a का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एनी इवेंट a। तो लिहाजा किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर टोटल n ऑफ s आउटकम्स हैं, और वो आपस में लाजमी बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव हैं, यानी एट अ टाइम इकट्ठी अपीयर नहीं हो सकती, सबके चांसेस बराबर हैं और सबको इकट्ठा करने से सैम्पल स्पेस भी बन रही है, तो प्रोबेबिलिटी फिर n ऑफ a ओवर n ऑफ s के बराबर होगी। लेकिन उस सूरत में ये प्रोबेबिलिटी सही होगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन के जब ये एक्सपेरिमेंट चंद एक फॉलोइंग कंडीशंस को पूरा करता हो, और ये कंडीशंस जो हैं यही एक्सियम्स कहलाती हैं, इसीलिए हम इसको फिर एक्सियोमेटिक अप्रोच का भी नाम देते हैं। तो लिहाजा एक्सियम्स को जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है वो है ऐसी चीज़ जो मुसल्लमा हो, मुसल्लमा हकीकत हो, अपने आप को खुद प्रूव करे, साबित करे, ऐसी कंडीशंस हमारे पास एक्सियम्स कहलाती हैं। तो लिहाजा क्योंकि ये ऐसी कंडीशंस हैं जो आगे बयान की गई हैं, जिनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, कि जो खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रही होंगी और साबित कर रही होंगी ठीक तरह से, अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, न्यूमेरिकली कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं जनरेट हो रहा, तो ये कंडीशंस ऐसी हैं कि हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा एक्सपेरिमेंट जो है कंडीशंस पे पूरा उतरता है, और वो कंडीशंस क्या है कि जब आप किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे इस तरीकाकार से n ऑफ a ओवर n ऑफ s से, तो हमारे पास उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लाजमी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए।
तो लिहाजा मल्टीपल चॉइस भी यहाँ पे फिर क्लियर होगी ये कि हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्यूअर्स माइनस में नहीं हो सकती। अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया हो कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है -0.5, तो बिल्कुल अब आपको देख के क्लियर होना चाहिए कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमारे पास सेकंड फिर एक्सियम जो बताया गया, कंडीशन बताई गई, वो क्या थी कि किसी भी इवेंट ए की जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, इन जनरल हम समझने के लिए ए यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करते हुए कोई भी नाम इवेंट को दे सकते हो। तो लिहाजा किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लाजमी लाई करनी चाहिए बिटवीन 0 to 1, यानी पी ऑफ ए मस्ट लाइज बिटवीन 0 to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो 1 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 प्रोबेबिलिटी हो और मिनिमम जो है वो 0 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को समझने की कोशिश करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 5 जो है वो पर्सन्स हैं और उन्होंने आपस में एक केक जो है उसके 5 पीस किए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो 5 पीस तो हो गए, अब बात आती है कि किसी भी पर्सन को कम से कम केक मिलने के चांसेस क्या हैं। आपके जहन में आएगा 1। नो, ज़रूरी नहीं कि 1 पीस मिले। अगर कोई पर्सन ज़्यादा खा जाता है तो इसका मतलब है कि हो सकता है एक पर्सन को मिले ही ना, यानी 0 पीस मिल जाए। तो लिहाजा हमारे पास ये तो नहीं हो सकता कि -1 पीस उसके हिस्से में आ जाए या -2/5 हिस्से में आ जाए या -3/5, ऐसे चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास किसी भी पर्सन को ये जो इवेंट है केक के मिलने का, ये मिनिमम चांसेस क्या है कि 0 मिलेंगे, यानी 0/5 जो है पार्ट केक का वो उसके हिस्से में आएगा। और मैक्सिमम क्या हिस्से में आ सकता है जी, हमारे पास किसी पर्सन के को केक मिलने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ किसी को 0/5 चांसेस हैं केक मिलने के, या फिर हो सकता है कि 5 में से 1 पीस उसको मिल जाए, यानी 1/5 चांसेस हैं, या 2/5 या 3/5 या 5/5, यानी सारे के सारे पीस एक ही पर्सन को मिल जाएं। तो लिहाजा हमारे पास किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम हमने अभी बात की 5/5, यानी पूरे का पूरा जो है उसको केक मिल जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 हो सकती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर हम टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में डिवाइड कर दें, जितने भी इवेंट्स बना लें वो हों सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर इकट्ठा कर दें तो वो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हासिल होगी वो 1 के बराबर होगी। और इसी के साथ फिर हमने थर्ड और फोर्थ कंडीशन को भी समझ लिया इस एग्जांपल से कि हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी यानी टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एस जो है यह हमेशा 1 के बराबर होती है। तो लिहाजा 3 कंडीशंस अभी तक हमने देखी कि फॉर एनी इवेंट ए पी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 या 0 से बड़ी होगी। पी ऑफ ए मस्ट लाइज बिटवीन 0 to 1, हमेशा 0 से 1 के बिटवीन फॉल करेगी, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके बाद हमने कहा कि पी ऑफ एस यानी टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल सैंपल स्पेस या फिर टोटल एक्सपेरिमेंट हमारे पास हमेशा बराबर होगी 1 के। और उसके बाद फिर हमने बात करनी है फोर्थ एक्सियम की, जो कि क्या है कि कोई भी 2 इवेंट्स अगर हम बना लें ए और बी गिवन सैंपल स्पेस की मदद से, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे समझने के लिए हम बात कर रहे हैं कि 2 अगर इवेंट्स बनाते हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी लाजमी बराबर होनी चाहिए दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के एडिशन के, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होनी चाहिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। और ये भी एक्सियम है, अगर आप ठीक तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इवेंट्स बिल्कुल ठीक तरह से बना रहे हैं और एग्जैक्टली वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, तो उन दोनों के यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है लाजमी बराबर होगी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी की एडिशन के। इसी तरह अगर 3 इवेंट्स हैं तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होनी चाहिए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी के, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और अकॉर्डिंग टू एक्सियम्स ये लाजमी कंडीशन पूरी होनी चाहिए और ये पूरी होती है लाजमी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाई का एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, तो इन दोनों के अगर हम एक इवेंट बना लें 1 डॉट अपीयर होने का इवेंट ए बना लें, उसमें 1 ही आउटकम होगी 1, क्योंकि ए की फेस है जिस पे 1 डॉट अपीयर हो रहा है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी पी ऑफ ए 1/6। इसी तरह 6 डॉट अपीयर होने का एक इवेंट बनाए तो उसमें भी एक ही आउटकम आएगी, क्योंकि पूरी सैंपल स्पेस में सिर्फ एक आउटकम है जिसमें 6 डॉट्स हैं, तो उसकी पी ऑफ बी भी फिर क्या आएगी 1/6। अब अगर इनका एक यूनियन फाइंड कर लें, ए और बी इवेंट्स का यूनियन, एक इवेंट के अंदर 1 अपीयर हो रहा है और दूसरे इवेंट में 6 अपीयर हो रहा है, यूनियन में क्या आ जाएगा 1 और 6 दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हमने यही पढ़ा कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है, तो लिहाजा यूनियन की प्रोबेबिलिटी अगर 2/6 है तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो कि 1/6 थी, अगर उनको ऐड करें तो फिर भी 2/6 आएगा। तो लिहाजा किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर आप काम करते हुए गलती नहीं कर रहे,
बिल्कुल ठीक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और इवेंट्स बनाने में आपकी कोई गलती नहीं है, तो इट मीन्स कि फिर हमारे पास लाजमी बात है कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लाजमी दोनों की प्रोबेबिलिटी के या जितने भी इवेंट्स हैं उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी की एडिशन के बराबर आएगा। तो लिहाजा आज हमने व्यूअर्स वीडियो में बात कर ली कि हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, जिसको एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का भी नाम दिया कि इफ़ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफ एस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स out of which n of a are favorable of an event A, then P of A equal to n of A over n of S if experiment follows the following conditions। और वो conditions क्या थी कि किसी भी इवेंट की जो probability हम एक्सपेरिमेंट से हासिल करेंगे वो लाजमी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, 0 से 1 के बिटवीन हो, टोटल सैम्पल स्पेस की probability हमेशा 1 होती है, आनी चाहिए, यही कंडीशन है इसकी और ये लाजमी आती है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जितने भी हम हासिल कर लें उन सब के यूनियन की प्रोबेबिलिटी उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की एडिशन के बराबर होनी चाहिए। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो लाजमी एग्जिस्ट करती हैं, होल्ड करती हैं, इसीलिए हम इनको एक्सियम्स का नाम देते हैं और ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है। अगर डिफाइन प्रोबेबिलिटी जस्ट का हो पेपर में तो फिर यही डेफिनेशन आपने व्यूअर्स लिखनी है, जस्ट एक्सियम्स फिर नहीं लिखता। जस्ट आपने डिफाइन प्रोबेबिलिटी के लिए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस तक ये डेफिनेशन लिख देनी है, आगे फिर कंडीशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफाइन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ही लिखें यानी एक्सियम्स का रेफरेंस दें। तो लिहाजा जस्ट आपने एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस तक डेफिनेशन लिख के एक्सियम्स को रहने देना। लेकिन अगर डिफाइन एक्सियोमेट्रिक अप्रोच या डिफाइन मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात आती है तो फिर लाजमी बात है कि आपने इन कंडीशंस को भी लाजमी लिखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं और इनको समझने की कोशिश की है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में। तो इस पर इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।